आप हेलो फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद आनंद ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आज जो है हम विश्व भूगोल के यूनिवर्स टॉपिक पर, ब्रह्मांड टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा में हम ये करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की क्या विशेषताएं होती हैं, और फिर इसके बाद बात करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो अवधारणाएं हैं तथा सिद्धांत हैं उसकी बातें करेंगे। उसमें अवधारणा हम तो साथ साथ पढ़ेंगे ही। एक सिद्धांत है, इसमें बहुत से सिद्धांत आपको मिलेंगे। इसमें एक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए आइए चर्चा करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। देखिए, जो हम लोग हैं अर्थात मानव, हम लोग, आप लोग भी हो सकते हैं वो, तो जो हम लोग हैं, मानव हैं, वो पृथ्वी पर रहते हैं। और जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का भाग है। और सौरमंडल का मतलब कि आपका सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई, और ग्रह मंगल बृहस्पति ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, तारे हो गए, ये सब सौरमंडल है। तो सौरमंडल, पृथ्वी जो है सौरमंडल का भाग है, और जो सौरमंडल है वो आकाशगंगा का भाग है। आकाशगंगा क्या होती है फिर आगे पढ़ाएंगे। आकाशगंगा का भाग है। और ये आकाशगंगा एक ही आकाशगंगा नहीं है, बहुत सारी असंख्य आकाशगंगाएं हैं, और इन्हीं सब से मिलकर ही आपका क्या बना है, ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड की एक और परिभाषा हो सकती है, या ब्रह्मांड को हम एक और नजरिए से पेश कर सकते हैं आपके सामने कि छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण या अणु या परमाणु से लेकर बड़ा से बड़ा विशालकाय पिंड या वस्तु जो भी है, विशालकाय पिंड जो है, आपको जो भी चीजें हैं वो सब चीजें ब्रह्मांड में तो ही उपस्थित हैं, ब्रह्मांड के तहत ही तो हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ब्रह्मांड में एक छोटी से छोटी वस्तु से लेकर के ब्रह्मांड में एक बड़ी से बड़ी, विशालकाय से विशालकाय वस्तु सब ब्रह्मांड में ही स्थित है। अगर हम बात करें एक और परिभाषा की ब्रह्मांड के बारे में, आप ब्रह्मांड के बारे में हम आपको ऐसे बता देंगे कि आप ब्रह्मांड के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ब्रह्मांड की एक और परिभाषा है कि ब्रह्मांड जो है एक असीमित, अनंत और विस्तारवादी। विस्तारवादी कहने का मतलब होता है कि उसका फैलाव हो रहा है, उस क्षेत्र का, वो क्षेत्र जो है आपको विस्तारित हो रहा है। तो एक ऐसा क्षेत्र जो अनंत है, विस्तारवादी है, असीमित है, और उस क्षेत्र में असंख्य आकाशगंगाएं, असंख्य असंख्य तारा, और जो है आपका सौरमंडल, सौरमंडल में ही ग्रह पूरा आ जाएंगे, पुच्छल तारे, ये सब जो उपस्थित हैं उसी को तो हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये कुछ आपको ब्रह्मांड से संबंधित परिभाषाएं हुई, और ब्रह्मांड क्या होता है आपको ये है। अच्छा, एक बात और देखिए, 1730 में एक साइंटिस्ट था रोम का, इसका नाम था क्रिश्चियन वुल्फ। उसने सबसे पहले ब्रह्मांड विज्ञान का, ब्रह्मांड विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और उस ब्रह्मांड विज्ञान को हम इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो अगर आपसे पेपर में खासतौर से साइंस के में भी पूछ सकता है, इसमें भी पूछ सकता है कि कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप बताएंगे ब्रह्मांड विज्ञान का।
तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो क्रिश्चियन वोल्फ ने किया था 1730 में। और जो ब्रह्मांड विज्ञान को हम अंग्रेजी में कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन जो किया जाता है वो कॉस्मोलॉजी में किया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं कि हाँ, एक और बात यहाँ पर है कि अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि ब्रह्मांड, ऐसे पूछ देता है कभी कभी एसआई में या जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें पूछ देगा कि इनमें से कौन सी विशेषता ब्रह्मांड की नहीं है। जैसे मैं आपको 3 ऑप्शन दे दिया, 4-5 ऑप्शन दे दिया या 3-4 ऑप्शन दे दिया और पूछ दिया कि इनमें से कौन सी विशेषता ब्रह्मांड की नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ब्रह्मांड की विशेषताओं के बारे में ही जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। उसमें हमने पहले ये बताया था कि जो ब्रह्मांड है वो अनंत है। ब्रह्मांड अनंत है, पहली विशेषता हुई। दूसरी विशेषता ये हुई कि जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित है, उसका विस्तार हो रहा है, अभी भी विस्तार हो रहा है। और तीसरी बात है कि जो ब्रह्मांड है वो असीमित है। तो ये 3 विशेषताएं आपको याद रखनी है कि जो ब्रह्मांड है वो अनंत है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और ब्रह्मांड जो है आपका अनंत है, इनफाइनाइट है। तो ये बात आपको कुछ याद रखनी होगी। चलिए, अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणा और सिद्धांत की, देखिए, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उस समय मानव की ही उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई तो मानव 100% कैसे यह कह सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों, अपने खोजों के द्वारा ये सिद्ध किया और बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत ही गर्व की बात है कि जब मानव का अस्तित्व ही नहीं था और मानव के अस्तित्व जब नहीं था तो उसकी भी जानकारी मानवों ने दे दी। चलिए, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं और कुछ सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी क्या अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं हैं और कौन कौन से सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथेसिस की अवधारणा की। देखिए, प्राचीन काल में इतनी खोजें नहीं हुई थी, इतने संसाधन नहीं हुए थे, फिर भी प्राचीन काल के दार्शनिक या खगोल शास्त्री बहुत से बातों को आपके सामने प्रस्तुत करते थे, अपने विचार प्रस्तुत करते थे, बहुत अच्छी जो है सिद्धांत देते थे। तो पहले ये बात हुई, तो अवधारणा क्या है ये पहले ध्यान देंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले अवधारणा क्या होती है, सिद्धांत क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि अवधारणा क्या है और सिद्धांत क्या है। देखिए, अवधारणा क्या है। अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई भी खोज करता है और जब खोज करता है या अपनी बातों को कहता है और वह उस बातों को वो सिद्ध नहीं कर पाता या वो बातें साइंटिफिक रूप से प्रूव नहीं की जाती, वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध नहीं की जाती, तो वो जो बातें हैं, वो जो खोज है, उसको माना जाता है कि वो अवधारणा है या संकल्पना है। और सिद्धांत का मतलब होता है कि जब भी कोई वैज्ञानिक कोई भी खोज करता है या कोई भी बात कहता है और वो उसको सिद्ध कर देता है, साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर देता है,
तो वो जो बातें हैं, वो जो खोज हैं, वो एक सिद्धांत बन जाती हैं। तो ये खोज और अवधारणा में डिफरेंट है, अंतर है। तो हमको पढ़ना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित क्या अवधारणाएं थी, क्या मत थे, या क्या संकल्पनाएं थी। तो देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे यूनान के, जिनका नाम था क्लॉडियस टॉलमी। एक दार्शनिक भी थे ये। इन्होंने 140 एडी में यह बताया कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, और इस पृथ्वी के चारों तरफ जो सूर्य है वो आपको परिक्रमा कर रहा है। ये बात कही किसने? आपको क्लॉडियस टॉलमी ने। और इस अवधारणा को मान लिया गया कि इस अवधारणा को मान लिया गया, इस धारणा को एक नाम दे दिया गया, भूकेंद्रीय संकल्पना। इसको इंग्लिश में कहते हैं जियोसेंट्रिक। फिर उसके बाद अब जियोसेंट्रिक सिद्धांत क्या है? जियोसेंट्रिक सिद्धांत में जो बातें कही थी, यही बात नहीं कही थी कि जो है आपका पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य उसके चारों तरफ क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। और टॉलमी का एक बात ये भी मानना था कि बस यही पृथ्वी और सूर्य तक इतना ही क्या है आपको, क्या है आपका ब्रह्मांड है। लेकिन आज के वैज्ञानिक तो सीमित क्षेत्र मान रहे हैं, ये बात हुई है आपको। तो ये बातें हुई थी। फिर उसके बाद एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वराहमिहिर। उन्होंने एक बात कही कि सूर्य जो है वह आपको ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य जो है आपको ब्रह्मांड के केंद्र में है, और जो है पृथ्वी इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही है या चक्कर लगा रही है। लेकिन उस समय की बात है कि पश्चिमी देशों के दार्शनिक और खगोल शास्त्रियों को जितने पूरे विश्व में महत्व देता था, उतना महत्व जो है वराहमिहिर को इस सिद्धांत नहीं, इस अवधारणा पर आपको नहीं मिला। तो ये बात कही थी। लेकिन एक बात तो है कि सबसे पहले किस भारतीय वैज्ञानिक खगोल शास्त्री ने यह बताया था कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वराहमिहिर। फिर उसके बाद आपको पोलैंड के एक खगोल शास्त्री आए जिनका नाम था निकोलस कोपर्निकस। इन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, और पृथ्वी उसके चारों तरफ क्या कर रही है? आपको चक्कर लगा रही है। ये बात कही पोलैंड के निवासी कोपर्निकस ने। और इस मत को, इस अवधारणा को, इस संकल्पना को सूर्य केंद्रीय संकल्पना या हेलियोसेंट्रिक संकल्पना कहा गया। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम मान लीजिए हिंदी का वर्ड्स बता दे रहे हैं, तो हिंदी का वर्ड्स ना दे करके आपको इंग्लिश का वर्ड्स दे देगा, इंग्लिश शब्द दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब होता है जियोसेंट्रिक और इसका मतलब होता है हेलियोसेंट्रिक। प्रश्न में पूछ सकता है कि जियोसेंट्रिक संकल्पना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? टॉलमी ने। और हेलियोसेंट्रिक संकल्पना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? तो है निकोलस कोपर्निकस। अब एक बात ध्यान रखना, इसीलिए निकोलस कोपर्निकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का क्या कहता है? जनक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे एक इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, एक और है कि नवीन खगोल शास्त्र। अगर आपसे पूछ दे कि नवीन खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे केपलर को। तो थोड़ा सा ये है, नवीन और आधुनिक में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखना, पूछा भी गया है। तो ये बातें हुई आपको हेलियोसेंट्रिक
लेकिन एक थोड़ा सा कहानी यहाँ पर भी है कि रोम का एक वैज्ञानिक था, रोम का एक ऐसा खगोल शास्त्री था जिसका नाम था ब्रूनो। ब्रूनो ने कोपरनिकस से ही सबसे पहले ही बता दिया था कि जो है ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और उसका चक्कर आपको पृथ्वी लगा रही है। लेकिन जो रोम के चर्च के पुजारी थे अर्थात पादरी थे, उन्होंने क्या किया, उनका वो पृथ्वी की पूजा करते थे, तो उनका कहना ये था कि जो है आपको ये तो सरासर पृथ्वी की बेइज्जती कर रहा है वैज्ञानिक, आपको पूरा ब्रह्मांड के केंद्र से हटा दिया पृथ्वी को। तो क्या किया, रोम के पादरियों ने क्या किया, इस ब्रूनो पादरी को, अरे ब्रूनो साइंटिस्ट को या ब्रूनो आपको खगोल शास्त्री को बीच चौराहे में जला दिया। लेकिन बाद में फिर उसके बाद कोपरनिकस ने ही बातें की, कोपरनिकस ने इसको बाकायदे ढंग से बताया, प्रस्तुत किया और सबके सामने इसको रखा था। तो ये बात हुई, ये कुछ बात हुई। अच्छा, यहाँ पर एक और बात है, थोड़ा सा इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको 1610 में इटली का एक निवासी था, इटली का एक खगोल शास्त्री था जिसका नाम था गैलीलियो। इसने क्या किया था, दूरबीन का क्या किया था, आविष्कार किया था। इसको भी याद रखना आप लोग। और केपलर जो था उसने ग्रहों के गति संबंधित सिद्धांत दिए थे, इसीलिए इसे नवीन खगोल शास्त्र का जनक भी आपको कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपको फैक्ट पूछ सकता है पेपर में, इसका भी पूछ सकता है, इनमें से भी पूछ सकता है आपको। तो ये कुछ आप लोग फैक्ट आप लोग याद करिएगा। अब हम बात करेंगे किसकी, आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आपको सिद्धांत की। तो देखिए, देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, चलिए इसको देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत, उसमें देखिए सबसे पहले आता है आपका पहला दोलनयान सिद्धांत। दूसरा जो आता है आपका साम्यावस्था सिद्धांत। और तीसरा जो आता है सबसे अच्छा सिद्धांत है और मान्य भी सिद्धांत है, इसका नाम है आपको महाविस्फोट सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बिग बैंग भी कहते हैं, बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित
3 प्रमुख सिद्धांत है, 3 में से सबसे सब फेमस सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। एक दोलनयान सिद्धांत है, साम्यावस्था सिद्धांत है और महाविस्फोट सिद्धांत है या बिग बैंग थ्योरी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम ये भी पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, ये भी पढ़ाएंगे और ये भी पढ़ाएंगे, तो इम्पॉर्टेंट आपको है ही महाविस्फोट सिद्धांत। देखिए क्या है महाविस्फोट सिद्धांत, इसको थोड़ा सा जानिए। देखिए क्या है महाविस्फोट सिद्धांत। देखिए क्या है महाविस्फोट सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसको देखेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेमेंटियर। क्या नाम था? लेमेंटियर वैज्ञानिक थे या खगोल शास्त्री थे। और एक थे जॉर्ज गैमा। जॉर्ज गैमा, ये 2 वैज्ञानिक थे, लेमेंटियर और जॉर्ज गैमा। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ही महाविस्फोट सिद्धांत दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। लेमेंटियर और जॉर्ज गैमा ने अपने महाविस्फोट सिद्धांत में क्या बातें कही, क्या कहा, इसकी जानकारी हम थोड़ा सा रखेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। देखिए बताया कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व पहले की घटना है। आज से 13.7 वर्ष पूर्व कुछ नहीं था, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड कुछ नहीं था, एक शून्य था। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको महाविस्फोट सिद्धांत में ये बातें कही गई थी जॉर्ज गैमा और लेमेंटियर के द्वारा कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्का पिंड, आपको मनुष्य, कुछ नहीं था। उसके जगह ब्रह्मांड में एक चीज थी, वो थी एक शून्य था, एक बिंदु था। और इस बिंदु को उन्होंने नाम दिया सिंगुलैरिटी। इसको हिंदी में हम एकक भी कहते हैं। एकक शून्य था। और उन्होंने ये बताया कि ये जो शून्य था, इस शून्य में आपका अनंत, इनफाइनाइट, अनंत ऊर्जा थी। इस शून्य में अनंत ऊर्जा थी, अनंत द्रव्यमान था। अनंत द्रव्यमान था। और आपको क्या था कि आज से, फिर से इसको देख लीजिए, आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व आपको ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। ब्रह्मांड में एक शून्य था, एक बिंदु था। उस बिंदु का नाम रखा गया सिंगुलैरिटी या एकक। इस बिंदु में अपार अनंत ऊर्जा थी। और ये जो बिंदु था अनंत द्रव्यमान वाला
और अनंत घनत्व वाला था ये बिंदु। फिर क्या हुआ कि इस बिंदु में विस्फोट हुआ। इस बिंदु में विस्फोट इस कारण हुआ कि इस बिंदु में या सिंगुलैरिटी में या एकक में अपार ऊर्जा थी, अपार द्रव्यमान था, अपार घनत्व था, जिसके कारण इनमें संकेंद्रण हुआ, संकुचन हुआ, सिकुड़ना हुआ, संकेंद्रण हुआ। और इस संकुंद्रण के कारण, संकुचन के कारण इस एकक बिंदु में क्या हुआ? विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट हो गया। और जब विस्फोट हो गया तो एक बात यहां ध्यान रखिएगा, 10⁻43 सेकेंड में, इतने कम समय में, इसको प्लांक समय भी कहते हैं, सबसे छोटा समय है ये प्लांक समय। तो इतने समय में जो इस एकक बिंदु के अंदर अपार द्रव्यमान था, अपार ऊर्जा थी, उसमें बिखराव हो गया और बहुत सारे जो इसके अंदर द्रव्यमान वाले आपको पदार्थ थे वो क्या हो गए? बिखर गए, इधर उधर क्या हो गए? बिखर गए। और 10⁻43 सेकेंड समय में या प्लांक समय में ही पूरा ब्रह्मांड में इस जो आपके इस एकक बिंदु के जितने भी पदार्थ थे वो सब बिखर के फैल गए और आपके ब्रह्मांड की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। उसमें जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दौरान आपको 3 चीजों की भी उत्पत्ति हुई। एक उत्पत्ति हुई, किसका किसका जन्म हुआ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से? बात ध्यान रखिएगा, किसका किसका जन्म हुआ? सबसे पहले समय का, फिर स्थान का, और फिर आपके वस्तु का। ये ध्यान रखिए, किसका किसका जन्म हुआ? समय का, स्थान का और वस्तु का। कैसे? देखिए भाई, जब इस एकक बिंदु में या सिंगुलैरिटी में विस्फोट नहीं कहेंगे, महाविस्फोट हुआ तो इस सिंगुलैरिटी में जो द्रव्यमान पदार्थ उपस्थित था उस पदार्थ को यहां से यहां जाने में कुछ न कुछ समय लगा होगा, तो उससे समय की उत्पत्ति हो गई। फिर उसके बाद इस एकक बिंदु के महाविस्फोट के बाद जो है आपको इससे पदार्थ निकला होगा, किसी न किसी द्रव्यमान का पदार्थ निकला होगा, बिखरा होगा। तो जब बिखरा होगा वो कहीं ना कहीं तो गया होगा, कहीं ना कहीं गया होगा ना। तो जब जहां गया होगा उससे क्या हो गई? उसके स्थान की खोज हो गई। और जो इस आपको एकक बिंदु से बिखर करके, टूट करके या विस्फोट के दौरान जो बिखराव हुआ उससे जो पदार्थ निकला वो कोई ना कोई तो वस्तु बनी होगी, ग्रह तारे सब बने होंगे। तो इससे क्या उत्पत्ति हुई? वस्तु की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, समय की उत्पत्ति कब हुई? तो समय की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दौरान ही हो गई। और स्थान की उत्पत्ति कब हुई? तो स्थान की उत्पत्ति भी उसी समय हो गई। और वस्तु की उत्पत्ति कब हुई? तो उसी समय हो गई। अगर दूरी की उत्पत्ति भी हो जाएगी तो उसी समय, अगर हम कहें इसमें कि दूरी की उत्पत्ति भी हो गई तो इसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के दौरान हुई। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय की उत्पत्ति हुई, स्थान की हो गई, वस्तु की हो गई और दूरी की हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने कहा कि लेमेंटियर और जॉर्ज गैमा नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड था वो एक शून्य के रूप में था, एक बिंदु के रूप में था, और उस बिंदु को सिंगुलैरिटी या एकक कहा गया।
और उस बिंदु में अपार ऊर्जा और अपार द्रव्यमान था और अपार घनत्व था, घनत्व बहुत ज़्यादा था। इसके अपार ऊर्जा और अपार द्रव्यमान के कारण विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो 10 के घाते -43 सेकेंड में जितने भी एकक बिंदु से टूटकर जो पदार्थ थे वो फैल गए इतने ही समय में। इस समय को हमने प्लांक समय कहा है। प्लांक समय कहा है, सबसे छोटा समय होता है ये। फिर उसके बाद इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति जब हुई तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से समय, स्थान, वस्तु और दूरी की भी क्या हुई, उत्पत्ति हुई। अच्छा, एक और बात थोड़ा सा यहाँ पर जानने योग्य है कि ध्यान रखना, जैसे ही विस्फोट हुआ, जैसे ही बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ उस एकक बिंदु में, उस विस्फोट के दौरान ब्रह्मांड बना। और जब ब्रह्मांड बना तो उस ब्रह्मांड के बनने के 1 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद आपको 1 मिनट के बाद जो आपको एक 1 मिनट के बाद आपकी क्या उत्पत्ति हुई, इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई। हाँ, 1 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई। हमने क्या कहा कि जैसे ही महाविस्फोट हुआ उस एकक बिंदु में और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके 1 मिनट के बाद आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद लगभग आपको 3 लाख वर्ष बाद, 3 लाख वर्ष बाद, ये 3 मिनट बाद है, 1 मिनट बाद, सॉरी 1 मिनट बाद है, 3 लाख वर्ष बाद आपको इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर आपका क्या बना, परमाणु बना, प्रथम परमाणु बना, परमाणु की उत्पत्ति हो गई। फिर उसके बाद आपको 1 अरब वर्ष बाद, 1 अरब वर्ष बाद जो है क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस की उत्पत्ति हुई। और इस हाइड्रोजन हीलियम गैस मिल करके बादल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब बादल के निर्माण के बाद आपको तारे का जन्म हुआ। और जब तारे का जन्म हुआ तो तारे के जन्म के बाद आपका सूर्य बना, सूर्य के बाद ग्रह बने और उपग्रह बने, ये बने। फिर उसके बाद लगभग 15 अरब, 15 क्या कहें कि 13 अरब वर्ष बाद, 13 अरब वर्ष बाद जो है आपको पृथ्वी पर जीवन संभव हो गया, संभव हुआ, पृथ्वी पर जीवन हो गए, मनुष्य हो गए, ये सब बात। तो ये बात ध्यान रखना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 1 मिनट बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने और 3 लाख वर्ष बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु बना और ये परमाणु जो था वो प्रथम परमाणु था। 1 वर्ष के बाद आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस बने। हाइड्रोजन हीलियम गैस के संयोग से बादल बना, बादल से तारे बने, तारे से सूर्य, ग्रह, उपग्रह बने और 13 अरब के बाद पृथ्वी पर जीवन आपका क्या हुआ, संभव हुआ। तो आपको ये बात आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये कुछ फैक्ट थे आपको महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी की। अच्छा, एक बात और, मैंने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा था, आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, बहुत बुरा लगता है। और आज एक और
क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये बताना है कि बिग बैंग थ्योरी की जो है व्याख्या सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। ये आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिएगा कि बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत की थ्योरी की जो है सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी। और एक और बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है अभी ये महाविस्फोट सिद्धांत में और नई क्या खोजें हुई हैं या नए क्या शोध के दौरान बातें हुई हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कल। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, आप लोग पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद आप लोग का कि आप लोगों ने ऑनलाइन कक्षाओं में जो है पढ़ने का कष्ट किया। धन्यवाद, थैंक्स।